वक्त के सांचे में अपनी जिंदगी को ढालकर, वक्त के सांचे में अपनी जिंदगी को ढालकर हंसते रहो जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर। नमस्कार। रेनबो सेलेब्स में आज हमारे साथ जो शख्सियत है, जानी मानी है, वो है टेलीविजन, रंगमंच, सिनेमा और आकाशवाणी के कलाकार डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव। सुन रहे हैं आप रेनबो सेलेब्स और मैं हूं आपके साथ काजल। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। सबसे पहला जो सवाल मेरे जहन में आता है, आपका जो सफर रहा है, खासकर नाटकों की अगर हम बात कहें तो क्या कहेंगे आप? काजल जी, बचपन से ही अभिनय का शौक था और चाहते थे अभिनेता बनना, लेकिन ये समझ में नहीं आता बलिया जैसे छोटे शहर से कि हम कैसे ये यात्रा आरंभ करें जी। तो जब पढ़ाई कंप्लीट हुई तो उसके बाद पुस्तकों से, मैगजीन से पता चला कि दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है जहां आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट है जहां आप जा सकते हैं। लेकिन पारिवारिक स्थिति कुछ इस तरह की रही कि जैसे पिछले दिनों में कोविड फैला था, उन दिनों डेंगू फैला था जिसमें मेरे एक भाई की डेथ हो गई, 16-17 साल के भाई की, और उसके शॉक में 28 दिन के बाद पिताजी की डेथ हो गई। तो एनएसडी में मैंने अप्लाई किया हुआ था लेकिन मैं एडमिशन ही नहीं ले पाया। तो एनएसडी के लोगों ने मुझे कहा कि राम गोपाल बजाज साहब थे जी, उन्होंने कहा कि बेटा कभी कभी जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखा देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अभिनय यात्रा रंगमंच से आरंभ कर सकते हैं। तो अमिताभ दास गुप्ता ने मुझे पहला ब्रेक दिया था। महाश्वेता देवी वर्मा का लिखा हुआ प्ले था श्री श्री गणेश महिमा जी। तो उससे मेरे जीवन का श्री गणेश हुआ था जी। और मैं भाग्यशाली हूँ कि महाश्वेता देवी वर्मा आई थी देखने और उन्होंने मेरी भूरी भूरी प्रशंसा की थी मेरी परफॉर्मेंस की। क्या बात। तो आपने कहा कि आपकी जो शुरुआत हुई रंगमंच से हुई और आपने पहला जो नाटक किया महाश्वेता देवी का लिखा हुआ था, तो जब पहली बार आपने स्टेज पे कदम रखा तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव रहा, कैसा लगा आपको? क्योंकि एक जो हमारा पैशन होता है और जब हम इसको करते हैं तो बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक्साइटेड था और साथ ही नर्वस भी था जी क्योंकि पहली बार परफॉर्म कर रहा था, पब्लिक सामने थी। किंतु मेरे निर्देशक ने मुझे कहा था कि भूल जाओ जी और बेशर्म हो जाओ, जब तक बेशर्म नहीं होगे अब अभिनय नहीं होगा। बिल्कुल। तो मैंने वो फॉलो किया जी, बिल्कुल उसका अनुसरण किया और परफॉर्मेंस दी। और जब लोगों ने प्रशंसा की, अखबारों ने लिखा, तो मुझे लगा शायद कुछ ठीक ठाक काम कर गया मैं। बिल्कुल। और लाइव परफॉर्मेंस, लाइव ऑडियंस के सामने काम करना वाकई एक बहुत ही अच्छा लगता है जी, जी, जी। तो ये जानना चाहूंगी आपसे कि सफर में आप सबसे ज्यादा मुतासिर किससे हुए, किसने आपको इंस्पायर किया? दिलीप साहब बहुत अच्छे लगते थे जी। दिलीप साहब, अमिताभ बच्चन साहब। दिलीप साहब तो अपने आप में इंस्टीट्यूट थे। बिल्कुल। और मुझे याद है कि जब मैं पहली बार उनसे मिला था उनके बंगले पे जी, तो उन्होंने कहा था कुर्सी पे बैठ जाओ बरखुरदार, मैं बैठा नहीं, मैं उनके पाँव में बैठ गया क्या था। बात। और पाँव में बैठ के उनकी ब्लेसिंग ली। और जब मैंने बताया कि मैं एसएम जहीर साहब के साथ प्ले करता हूँ, एसएम जहीर साहब जो इस कंपनी के वो डायरेक्टर थे, दिलीप साहब जी जी, उसमें इंजीनियर थे जहीर साहब जी। तो बोले अच्छा जहीर के साथ काम करते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्टर है वो, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें उनसे। तो बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने और मैं समझता हूँ कि उनका आशीर्वाद आज फलीभूत हो रहा है। बिल्कुल, क्या बात। तो वापस रंगमंच की तरफ आते हैं। आपने महाश्वेता देवी के नाटक से शुरुआत की, जिस तरह से आपने कहा, तो उसके बाद आपने बहुत सारे नाटक किए। तो कोई ऐसा नाटक जो आपके दिल के बहुत करीब हो और आपको बहुत अच्छा लगा हो, उसमें जो कैरेक्टर है वो प्ले करके? मैन विदाउट शेडोज। वैसे तो सारे ही थे, सारे प्ले हमने किए, पसंद थे, बट मैन विदाउट शेडोज में मुझे जॉन पॉल सार्थ का प्ले था और लेट लाला हजारिका ने डायरेक्ट किया था उसको, और मैंने सौरभियर का कैरेक्टर किया था उसमें, जो बहुत पसंद किया था। मैं, आशीष विद्यार्थी, सुचित्रा गुप्ता, हम सब लोग थे उसमें और वो बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। उसी प्ले के मंच पे परफॉर्मेंस खत्म हुई थी तो मुझे पहला ऑफर आया था सिग्मा का। क्या बात। बहुत ही मकबूल सीरियल रहा है सिग्मा, जिसमें मैंने मुख्य खलनायक ज़खाकू की भूमिका की थी जी। और उसके अगले दिन मुझे ऑफर आया था फौजी का। वाह। कर्नल कपूर साहब बनाया था और जो रोल मैंने छोड़ दिया फिर बाद में वो शाहरुख साहब ने किया था। शाहरुख खान साहब को उससे बहुत पहचान जी, मिली जी, जी, जी। खैर वो उनकी अपनी मकबूलियत है और उनका अपना फन है जी। हम वापस आते हैं आज की, अगर हम बात करें खासतौर पे जो युवा लोग हैं, युवा कलाकार हैं, उनका एक एम रहता है कि 2 नाटक कर लिए, 3 नाटक कर लिए, उसके बाद उनका रुख मुंबई की तरफ हो जाता है। तो आप कितने नाटक किए, कितनी देर आप नाटकों के साथ, रंगमंच के साथ जुड़े रहे और फिर आपने सोचा कि आप मुझे मुंबई जाना चाहिए, क्योंकि रंगमंच आपको पकाता है जी। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं आपको अगर सच बोलूं तो मैंने कभी मुंबई जाने की सोची भी नहीं थी जी। मैं रंगमंच से खुश था, रंगमंच कर रहा था। टीवी के लिए भी ऑफर मुझे रंगमंच पे ही आई जी। और जब सिग्मा देखा संजय खान साहब ने तो उन्होंने मुझे द ग्रेट मराठा के लिए कास्ट किया था जी।
उनका फोन आया तो मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा है जी। बोले नहीं मैं वाकई संजय खान बोल रहा हूँ और कल मैं दिल्ली आ रहा हूँ, आप फला होटल में मुझे मिल सकते हैं। मैं मिला तो उन्होंने कहा द ग्रेट मराठा में मैं आपको कास्ट कर रहा हूँ। और जब मैंने उनके सामने परफॉर्म किया तो ही क्लैप्ड एंड ही सेड दैट यू आर ए ब्रिलियंट एक्टर। बेटा आपको हर कोई संजय खान नहीं है बम्बई से बुलाएगा, तो आप बेहतर होगा, मेरा सुझाव है कि आप बॉम्बे शिफ्ट हो जाओ। क्या बात। तो संजय खान साहब के कहने पे मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ जी। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। सिग्मा से जुड़ी कोई खास बात जो आप हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें? बिल्कुल, देखिए हम लोग जब कोई किरदार निभाते हैं तो हम कोई ना कोई रेफरेंस ढूंढते हैं जी कि ऐसा होगा वैसा जी, होगा। जी, जी, जी। लेकिन स्पेस वर्ल्ड का किंग है और मेन विलन है, तो ऐसा कोई रेफरेंस हमने देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, तो वो कल्पना शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है वहां पे आपको। और जो मेरा मेकअप था, अशोक तलवार साहब ने कहा था कि मैं चाहता नहीं तुम ह्यूमन दिखो कहीं से भी, तो पूरी स्किन को रफ करना था। जिस मेकअप में 8 से 9 घंटे लगते थे। मैं रात को 8 से 9 घंटे? जी, मैं रात को बैठ जाता था जाके स्टूडियो में और मेकअप मैन शुरू करता था मेकअप, और सुबह जाके बोलता था कि ही इज रेडी टू शूट। तो मैं इजी चेयर पे सो जाता था, मेरा मेकअप होता रहता था और उसके बाद शूट होता था। तो टफ था, बहुत टफ रोल था। मतलब उतनी ज्यादा मेहनत मुझे और किसी किरदार में नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इतना मेकअप झेलना पड़ता था। पूरे स्किन को स्प्रिट गम, कॉटन, लेटेक्स ये सब लगा के रफ करते थे। सिर पे थर्मोकूल के जो पीसेस होते हैं वो लगा के हड्डियों का इफेक्ट दिया जाता था। तो मैं फिर नॉर्मल ह्यूमन नहीं लगता था। ये अपने आप में बहुत मुश्किल है सर पे, जिस तरह से आपने कहा कि मैं उसको विजुलाइज कर रही हूँ कि कितना मुश्किल होता है सर पे वो जो सर दर्द, बहुत सारी चीजें और वो पूरा खींचता था, पूरी स्किन खींचती थी, और उसमें आपको डायलॉग पे भी फोकस रखना है, कंसंट्रेट करना है, मूवमेंट देखने, सारा कुछ देखना है, और टफ था। मैं समझता हूँ अशोक तलवार साहब ने जो बना दिया वो आज तक कोई बना नहीं पाया। उस वक्त उनका कहना था कि बेटा अगले 10 साल तक नहीं बन पाएगा, बट मैं आज कहूँगा अशोक जी आप गलत थे, वो आज तक नहीं बन पाया। आज तक नहीं बन पाया, और उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। वो सारे स्पेशल इफेक्ट्स अशोक तलवार खुद दिया करते थे। कई बार तो कोई पाइप टूटनी होती थी शीशे की, जो मेरी उंगली ऐसे करता था, उसकी रेस से उसको टूटना है, और वो कैसे टूटेगा, आजकल तो ग्राफिक्स से आसान है। बिल्कुल। अशोक तलवार साहब बहुत अच्छे निशानेबाज भी हैं, तो वो एयरगन लेके पीछे बैठते थे, और एक्शन में जब मैं उंगली का इशारा करता था तो वो अपनी एयरगन से फायर करते थे और वो पाइप टूट जाती थी। क्या बात। अशोक तलवार साहब जो सिग्मा के डायरेक्टर जी। तो मैं ये बात कर रही थी आपसे कि जिस तरह से आप अपने अनुभव हमसे बता रहे थे, बांट रहे थे, तो जो युवा कलाकार है सबका एक गोल होता है कि कुछ नाटक करके हम मुंबई की तरफ चले जाएं। आप क्या कहेंगे, क्या ये सही डिसीजन रहता है? ये गलत है, क्योंकि पहली बात तो एक अभिनय जीवन भर सीखते हैं आप, और कोई भी विधा जो है वो 1-2 नाटक करके आपको पूरी तरह आप सीख नहीं सकते, वो निरंतर आप सीखते रहते हैं। तो मैं ये उनको सलाह दूंगा कि आप पहले अपने क्राफ्ट को अच्छी तरह जानिए। लोग खुद आपको बुलाएंगे, बिल्कुल, लोग खुद आपको उठा लेंगे। आपको भाग के जाके दरवाजे दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप जाएंगे तो कोई पूछेगा नहीं जी। तो आप अपना काम करते रहिए, आपकी महक वहां तक पहुंचेगी, लोग देखेंगे, समझेंगे। मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि मैं किसी के पास काम मांगने गया नहीं बॉम्बे में, मुझे यहाँ से बुलाया गया था कि आप बॉम्बे आइए, आपका काम देखकर। जी, तो मैं कहूँगा कि आप निरंतर सीखिए, अपने क्राफ्ट को संवारिए, निखारिए, काम मिलेगा, काम जरूर मिलेगा। और ग्लैमर बहुत बाद में आता है, पहले परिश्रम है, पहले बहुत परिश्रम ज्यादा, है, पहले बहुत ज्यादा परिश्रम है, ग्लैमर बहुत आगे आता है। बिल्कुल। तो वापस आते हैं हम लोग टेलीविजन की दुनिया में। आपका एक और बहुत ही मकबूल सीरियल रहा है शाका लाका बूम बूम, और मैंने वो बहुत देखा है। जब हम छोटे होते थे तो एक हमारा फेवरेट सीरियल हुआ करता था शाका लाका बूम बूम। क्या कहेंगे आप उसके बारे में? बहुत अच्छा था, और बच्चों का बहुत प्यार मिलता था उसमें। मेरा तकिया कलाम था कंटीला, और वो बच्चे बोलते थे, मैं जब सुबह कहीं निकलता था और बच्चों की बस निकलती थी तो कंटीला अंकल बाय हेलो ऐसे होता था। और कई बार तो बड़ा आश्चर्य होता था कि बहुत बच्चों का झुंड मेरे दरवाजे पे आ जाता था सुबह। उसमें एक पेंसिल की कहानी थी कि पेंसिल से जो आप ड्राइंग करते हैं वो अपीयर हो जाता है, तो बच्चे समझते थे कि वो सचमुच में ऐसा होता है। वो मुझसे उस पेंसिल को मांगने घर आ जाते थे। उनको बहुत मुश्किल से समझाना पड़ता था, बेटा वो सब फिक्शन है, नकली है, झूठ है। वो नहीं मानते थे, बोल रहे अंकल पेंसिल दे दो। तो बहुत बच्चों का बहुत प्यार मिला, और हालांकि मैं उसमें तांत्रिक विलन था जी। और लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बच्चे मुझे बहुत प्यार करते थे। सिग्मा में भी बच्चों को बहुत प्यार मिला था जी। और रूबी डूबी हबडब भी एक बच्चों का सीरियल मैंने किया था, उसमें भी विलन था, मैं तांत्रिक विलन था। लेकिन मुझे बच्चों से हमेशा बहुत प्यार मिला है जी।
और मैं खुद भी बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। क्या बात, क्या बात। तो आपने एज अ विलेन स्टार्ट किया, जब टेलीविजन की तरफ आपने रुख किया तो आपने एज अ विलेन स्टार्ट किया। जी, जी। आपने कॉमेडी भी किया है। जी। तो कॉमेडी करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है और लोगों को हंसाना इतना आसान नहीं होता। नहीं है। तो क्या कहेंगे, दोनों को आपने कैसे जोड़ा, मतलब एज अ विलेन और एज अ एक्चुअली इसका मैं आपको बताऊं, रंगमंच का बड़ा फायदा हुआ। रंगमंच पे हमें एक तरह की भूमिकाएं नहीं मिलती हैं, विभिन्न तरह की भूमिकाएं मिलती हैं जो अलग अलग चरित्र को जीना सिखाती हैं। मैंने दिल्ली में सीरियल किया था शैलेंद्र गोयल साहब का, ये हुई ना बात, जिसमें राकेश बेदी थे, कमलजीत हीरो थे और मैं विलन था। तो राकेश बेदी साहब से मेरी अच्छी पहचान हो गई। मैं बॉम्बे पहुंचा तो मैंने उनको फोन किया तो बोले तुम आजा, मैं श्रीमान श्रीमती के सेट पे हूँ। मैं गया तो मुझे श्रीमान श्रीमती में उन्होंने कास्ट करवा दिया। तो कॉमेडी था। उसको देख के मुझे लगातार फिर कॉमेडी सीरियल से ऑफर आनी शुरू हुई। हम 5, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, इस तरह करके मैं सोचा कि मैं कहीं कॉमेडियन तो नहीं बन जाऊंगा पूरा, तो बट वो एक अच्छा अवसर था, मैंने लोगों को हंसाया। जी बिल्कुल। हम पाँच में बहुत अच्छा किरदार मिला मुझे, वो किया था मैंने। जी। तो वापस आते हैं और मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? आप सफलता को दिमाग में मत डालिए। सबसे पहले हमारे यहाँ कहा गया है गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता। आप कर्म कीजिए और कर्म पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से कीजिए, फल मिलेगा। बिल्कुल। वो ईश्वर पे छोड़ दीजिए, वो जो ऊपर बैठा है ना, वो उसके यहाँ सब बड़ा कंप्यूटराइज सिस्टम है, वो अपने आप सब देख लेता है आपको क्या देना है। जो भी करें दिल से करें, दिल से कीजिए। जी। और कुछ पाने के लिए जुनून की बहुत जरूरत होती है। बिल्कुल, वो पागलपन होना चाहिए आप, बहुत जरूरी है। जो युवा श्रोता अगर हमें इस वक्त सुन रहे होंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि आप जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको मत देखिए, आप देखिए आपकी क्षमताएं क्या हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे जब मैं बॉम्बे गया, मैं जानता था मेरा चेहरा कोई हीरो वाला नहीं है, मुझे हीरो का ब्रेक नहीं मिलने वाला है। मैं विलन हूँ, कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ या कॉमेडियन बना दिया वहां लोगों ने, मैंने किया जो किरदार। हाँ बिल्कुल। और अगर कल को कोई भविष्य में सोचता है कि मैं हीरो जैसा उसको लगने लगा और मुझे हीरो बनाएगा, मुझे उसमें भी गुरेज नहीं, मैं करूंगा। बिल्कुल। मैं अभिनेता हूँ, मुझे जो किरदार दिया जाएगा मैं पूरी निष्ठा से वो करूंगा, ये मैं जानता हूँ। ये मैं सबको सलाह देता हूँ, आप कीजिए। और पागलपन होना चाहिए क्राफ्ट सीखने का, फन सीखने का, जो गुण है अपने गुरु से सीखने का, जिससे आपने दीक्षा ली है। वाकई। और शिक्षा का कोई अंत नहीं है, मैं बताऊं, आप सीखते रहिए, किताबें पढ़ते रहिए। हम आज भी अपनी पुरानी फिल्में जब देखते हैं या पुराने सीरियल कभी रीटेलीकास्ट में देखते हैं, हमें खुद बहुत कमियां नजर आती हैं। बिल्कुल आती हैं, बिल्कुल। और ये लगता है कि अगर इसको दोबारा अगर शूट हो तो मैं ये ठीक कर दूंगा। बिल्कुल। तो आपने जो कर दिया वो अंतिम नहीं है, उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं जी, उसको निखारने की, संवारने की। और विनम्रता ये होनी चाहिए कि आप सीख रहे हैं। बिल्कुल। जिस दिन आपने सोच लिया कि सब कुछ आ गया, उस दिन आपका पतन हो जाएगा। इनकम्प्लीट रहना बहुत जरूरी है, कंप्लीट के बाद स्टैग्नेशन आ जाती है। हम आज भी कैमरा ऑन होता है उससे पहले नर्वस होते हैं कि पता नहीं अब तक जो आज तक किया है वो निभा पाएंगे कि नहीं, ये डर लगा रहता है। बिल्कुल। जब एक आध शॉट के बाद डायरेक्टर बोलता है इट्स ओके, तो लगता है नहीं ठीक है, ठीक कर रहा हूँ। तो ऐसा तब भी होता है जब स्टेज पे परफॉर्मेंस होती है, पहली बार चाहे हमने 200 शोज किए हो, लेकिन जब स्टेज पे जाते हैं और स्टेज आपको खींचता है आपको अपनी तरफ। तो बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि स्टेज पे एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि स्टेज पे आप हर शो में अपनी परफॉर्मेंस के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। इसमें आपने कुछ किया, अगले में कुछ किया, तो थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं, वेरिएशन दे सकते हैं। वाकई। फिल्म में, सीरियल में एक बार जो छप गया वो छप गया, वो परमानेंट हो जाता है। और रंगमंच में हम एक किरदार को निरंतरता में जीते हैं, शुरू से अंत तक जीते हैं, जबकि हम वही फिल्मों में और सीरियल में टुकड़ों में जीते हैं। कनेक्शन जो डेवलप होते हैं आर्टिस्ट आपके श्रोताओं के साथ, आपके ऑडियंस के साथ, स्टेज के जरिए होता है एक कनेक्शन, बहुत डिवाइन कनेक्शन। मुझे आज भी रंगमंच बहुत पसंद है, बट रंगमंच से घर नहीं चल पाता। आपको रोटी कमाने के लिए फिल्में, सीरियल्स करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात कही और बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि जुनून का होना बहुत जरूरी है। और जब आपकी ख्वाहिश ही आपका जुनून बन जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। अब बात करते हैं आपकी फिल्मों की। आपका टर्निंग पॉइंट क्या रहा? टर्निंग पॉइंट को मैं सिग्मा कहूँगा जी। सिग्मा मेरा टर्निंग पॉइंट था, जो मुझे बहुत बड़ा ब्रेक था वो मेरे लिए जी। और ना इंडिया में किसी ने इस तरह का साइंस फिक्शन देखा था, ना किसी ने देखा था। मतलब वेस्ट कंट्री में अगर देखा जाए तो स्टार ट्रैक बना था जी। हाँ, स्टार ट्रैक के बाद इंडिया में कुछ नहीं था, तो इंडिया में ये पहली शुरुआत थी साइंस फिक्शन की। साइंस फिक्शन बना नहीं था कभी जी। तो वो एक बहुत बड़ा ब्रेक था। मतलब उस जमाने में मेरा सड़कों पे चलना मुश्किल होता था,
मुझे चलने नहीं देते थे। और उस दौर में मोबाइल का दौर नहीं था, तो लोग कैमरा मैन बुलवा के लेके आते थे स्टूडियो से मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए या ऑटोग्राफ बुक लेके लोग चलते थे मेरे ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो दर्शकों का उतना प्यार बहुत अच्छा लगता है, वाकई। और ऑल ओवर वर्ल्ड उस सीरियल को कवरेज मिली थी। तो मुझे कभी कोई दुबई से भेजता था, कोई यूएसए से भेजता था कि ये कवरेज आ रही है आपके सीरियल की, तो मुझे अच्छा लगता था, यार ठीक है लोग देख रहे हैं। एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि एक कैरेक्टर को जीने के लिए कुछ मरहलों से गुजरना पड़ता है ताकि वो रियल लगे, फेक ना लगे। ऑब्जर्वेशन तो खैर जरूरी है ही, इसके अलावा कौन सी ऐसी जर्नी कवर करनी पड़ती है एक कैरेक्टर को जीने के लिए? एज एन एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको उस अभिनय की जो किरदार आप कर रहे हैं उसकी बारीकियां तो समझनी होती हैं, उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ता है कि वो क्या सोच रहा होगा, किस तरह से बिहेव कर रहा होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, और जो डायलॉग आपको मिलता है, टेक्स्ट मिलता है, उसका सब टेक्स्ट क्या है। जी, सब टेक्स्ट बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब टेक्स्ट अगर आपने देख लिया, और 3 बातें आप क्या, व्हाट, व्हाई एंड वेयर, बिल्कुल, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और कहाँ बोल रहे हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया तो सारे उत्तर आपको मिल जाते हैं कि ये डायलॉग मुझे कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, और किस स्थान पे बोल रहा हूँ तो किस अंदाज में बोलना है। बिल्कुल। तो ये किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपने ये सारे प्रश्न स्वयं से कर लिए तो ये बारीकियों का ध्यान रखिए और आप किरदार निभा पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने। और सबटेक्स्ट की जब हम बात करते हैं तो वो एक जो स्क्रिप्ट की सोल कहते हैं वो सबटेक्स्ट ही होता है। अगर उसको समझ लिया जाए तो काम करना आसान हो जाता है, जो भी आप कर रहे हैं। तो आप सिनेमा से भी जुड़े हैं, थिएटर से भी जुड़े हैं, टेलीविजन से भी आप जुड़े रहे हैं, रेडियो दूरदर्शन से भी जुड़ा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, टेलीविजन मैंने बोल दिया, आकाशवाणी की बात मैं जरूर करूंगी क्योंकि वो हमारे भी दिल के बहुत करीब है। तो आपको कौन सा मीडियम सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगता रहा है? देखिए, मुझे अभिनय अच्छा लगता है जी, तो जहां भी अवसर मिलता है मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ करता हूं। बहुत दिल के करीब अगर आप कहें तो रंगमंच, क्योंकि वहां दर्शकों से एक सीधा संवाद होता है, एक सीधा रिश्ता बनता है, और तालियां और गालियां तुरंत मिल जाती हैं कि आपने अच्छा किया या बुरा किया, आपको पता चल जाता है। जी। बातों का सिलसिला इसी तरह से जारी रखेंगे हम। और तो एक कैरेक्टर को जीने के लिए जो जर्नी होती है उस पर हम बात कर रहे थे, लेकिन आप अलग अलग कैरेक्टर कर रहे हैं। आपने जैसे बताया, आपने शाका लाका बूम बूम किया, आपने कॉमेडी किया, तो जो कंसिस्टेंसी होती है एक कैरेक्टर को बनाए रखने में, उसके लिए क्या जरूरी होता है? उसके लिए जरूरी होता है कि आप मेंटली उस कैरेक्टर में रहिए, क्योंकि वहाँ कई बार शॉर्टकट होता है जी, लेकिन कट होने के साथ आपका संवाद बोलना बंद हो गया, लेकिन मेंटली जो है, मानसिक रूप से आपको उस चरित्र में ही रहना चाहिए जी। और क्या पीछे क्या बोला था, आगे कहाँ कनेक्ट करना है, ये आपको रिलेट करना होता है। अदरवाइज पिछला शॉट और अगला शॉट अलग हो जाएगा। बिल्कुल। कई बार 3 लाइनों को अलग अलग एंगल से लेते हैं। जैसे मैंने फिल्म की थी बम बम बोले प्रियदर्शन साहब के साथ, आई वॉज विलेन इन दैट। तो मेरी उसमें जहां भी लाइनें आती थी वो प्रियदर्शन जी बोलते थे, ये लाइन मैं इस एंगल से लूंगा, दूसरी लाइन में उस एंगल से लूंगा, तीसरी लाइन में उस एंगल से लूंगा। तो मैं क्या करता था, मैं 2 जो लाइनें पहले की होती थी वो पहले मैं मन में बोल लेता था, फिर तीसरा मैं लाउडली बोलता था, तो वो मैं कंटिन्यूटी में रहता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो कंसिस्टेंसी बनी रहती थी। बिल्कुल। अगर आप सिर्फ वो टुकड़ा बोलेंगे तो वो नहीं आएगा। इसके लिए फोकस रहना बहुत जरूरी है, आपको कंसंट्रेशन आपकी बहुत जरूरी है, और ये सारी चीजें आपको रंगमंच सिखाता है। जो थिएट्रिकल एक्सरसाइजेस होती हैं, वो एक मेडिटेशन है। थिएटर इज मेडिटेशन। थिएटर को मैं ध्यान मानता हूँ। अगर आप ध्यान में नहीं है तो आप डायलॉग नहीं बोल पाएंगे, आप भूल जाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि 2 घंटे का 3 घंटे का प्ले करना इतना आसान नहीं है। वहाँ कोई कट नहीं है जी, वो जो आप कर रहे हो वो फाइनल है। जी बिल्कुल, जो कर रहे हैं वो फाइनल है। तो वापस आते हैं आकाशवाणी की तरफ। आकाशवाणी से जो आपका जुड़ाव रहा है उसके बारे में मैं चाहूंगी आप हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं। मैं स्टूडेंट लाइफ में था और मुझे बताया गया कि बलिया से गोरखपुर पास पड़ता है, वो आकाशवाणी वहाँ था जी। तो उन्होंने टेस्ट लिया, मेरा पास किया मुझको। तो उस जमाने में 150-200 रुपए कुछ मिलते थे जी, जो हमें स्टूडेंट लाइफ में समोसों में से खाने में बड़ा मजा आता था, क्योंकि अपनी कमाई होती थी। जी, जी। तो वहां से आकाशवाणी से जुड़ा जी। फिर जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली आकाशवाणी से जुड़ा। यहाँ कमल दत्त जी थे, उनके साथ वहाँ बहुत सारे नाटक किए हमने, और रंगमंच से मैं जुड़ा हुआ था ही जी। उसके बाद फिर संजय खान साहब ने बॉम्बे बुला लिया। बिल्कुल, लेखन की तरफ भी आपका जुड़ाव रहा है, आप कविताएं लिखते रहे हैं। तो जो राइटिंग है, जो कुछ भी लिखें, चाहे कविता हो, कहानी हो, नाटक हो, तो लेखन की अगर हम बात करते हो दैट इज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, आपकी लेखन की शुरुआत कैसे हुई, जो आपने कविताएं लिखनी शुरू की, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, स्टूडेंट लाइफ में हम लोग कविताएं लिखते थे जी, मैं लिखता था। वो
एनुअल फंक्शंस वगैरह में सुनाते थे, दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए सुनाते थे, ये लिखा है वो लिखा है, लड़कियां दोस्त थी उनको इम्प्रेस करते थे। बट जब हम अभिनय में बहुत बिजी हो गए तो वो छूट गया था। फिर कोविड आया, कोविड में हमें घरों में बंद कर दिया गया। बिल्कुल। आप भी बंद हो गई होंगी। बिल्कुल। तो अब मैं उस वक्त ऊब गया, मैंने कहा मैं करूं क्या, मुझे क्या आता है, घर से बाहर निकल नहीं सकते, बाहर पुलिस बैठी हुई थी हमारे बिल्डिंग के, क्योंकि जब 15-16 कोई केसेस हो जाते थे तो वो किसी को निकलने नहीं देते थे। तो मैं घर में बैठा था, रात को उठा तो मैंने लिखना शुरू किया, एक गजल, दूसरी कविता, दूसरी गीतिका, ऐसे करते 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 लिखता गया। वो लोगों को बहुत पसंद आया। मेरे सीनियर्स हैं रजा मुराद साहब, मुकेश खन्ना जी, और मेरा दोस्त है रोहिताश गौड़, उन सब लोगों ने मेरी कविताओं का पाठ करना शुरू किया। मेरे दोस्त हैं, सिंगर हैं पीयूष जी, उन्होंने पीयूष मिश्रा जी, उन्होंने गाना गाया। और कथक की डांसर हैं जया, उन्होंने उस पर नृत्य किया। फिर सिंगापुर, न्यूयॉर्क, लंदन से मुझे फोन आने शुरू हुए कि क्या हम इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप क्या चार्जेस लेंगे। मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने ये ह्यूमैनिटी के लिए लिखा है। तो मुझे अच्छा लगा, इसका प्रचार प्रसार इस तरह से हुआ। जी, तो कुछ सुनाएंगे आप हमारे श्रोताओं को? बिल्कुल, एक नई रचना है, तो मैं वही सुनाता हूँ कि हम जो सीखते हैं उसका कभी अंत नहीं होता। ज्ञान यात्रा जो है एक निरंतर यात्रा होती है। तो शीर्षक है दीक्षा ज्ञान दीक्षांत। ज्ञान यात्रा आरंभ हो जाती है शिशु जन्म पश्चात, बाल सुलभ जिज्ञासा से, गुरु की शिक्षा दीक्षा से, वर्णमाला अक्षरों से, गद्य से, पद्य से, शास्त्र से, शास्त्रार्थ से, सुर से, ताल से, गीत से, संगीत से, रंगमंच से, रजतपट से, श्रव्य से, दृश्य से, संबंधों से, अनुभवों से, जीवन के आरोह अवरोह से जिज्ञासा जिज्ञासु बनाती है, अग्रसर आकर्षित करती है ज्ञान की ओर। क्या बात! अंधकार से प्रकाश की ओर, संवेदनशीलता की ओर, मानवता की ओर ज्ञान यात्रा सतत निरंतर अबाध गति से प्रवाहित होती रहती है। निर्मल नदी की धारा सदृश करती है जीवन परिष्कृत, संवेदना होने नहीं देती कलुषित, स्नेहिल भाव करती है विस्तृत, मनुष्यता होती है विकसित। क्या बात, बहुत खूबसूरत। ज्ञान यात्रा विद्यालयों की परीक्षा उत्तीर्ण कर, सम्मान एवं उपाधियां प्राप्त कर, विनम्रता की चदरिया ओढ़कर पहुंचती है जब चरमोत्कर्ष पर, चेतना को जागृत कर ले जाती है मुक्ति की ओर, दीक्षांत की ओर, समाधि की ओर, अद्वैतता की ओर, निर्वाण की ओर, शिवत्व की ओर। क्या बात! तत्पश्चात प्रतिफलित होती है परिपक्वता की पवित्रता, क्रोध प्रतिशोध की नीरवता, हृदय की विशालता, प्रेम की प्रबलता। ज्ञान यात्रा बाल सुलभ निश्चलता से, ज्ञान यात्रा बाल सुलभ निश्चलता से ज्ञान समृद्ध निश्चलता की, व्यक्तित्व की सरलता की, आचरण की विनम्रता की, आपदा में धैर्यता की, भावों में संवेदनशीलता की, चेतना के चैतन्यता की, शिशु से शिवत्वता की, शिशु से शिवत्वता की यात्रा होती है। ज्ञान यात्रा होती है, ज्ञान यात्रा होती है। क्या बात! ज्ञान यात्रा होती है, ज्ञान यात्रा होती है। और कितना खूबसूरत और कितना सटीक बोला है आपने, कितनी खूबसूरत बात, बहुत ही खूबसूरत बात। और उसका एक एक कितना बहुत ही, जो कि हम लोग कहते हैं प्रोफाउंड, सो ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। कुछ भी पाने के लिए जो तपस्या है वो बहुत जरूरी है। कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे आपको बहुत स्ट्रेंथ मिली हो, क्या कहेंगे आप? मुश्किलात में जब चैलेंजेस सामने आते हैं, जब मुश्किलात सामने आती हैं, तो कुछ कहीं से एक रोशनी की किरण आती है, नहीं अभी और करना है, क्या कहेंगे आप? वो कहते हैं ना कि दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना। जी बिल्कुल। तो मुझ पे मुसीबतें, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसान हो गई। गालिब साहब ने बहुत खूबसूरत कहा है। तो मुझ पे मुसीबतें इस तरह से पड़ी थी कि 28 दिन में 2 डेथ हो गई घर में जी, आपने और परिवार की जिम्मेदारी आ गई जी। तो संभलना ही था जी। उठ के खड़ा हुआ मैं, और अब हालत यह है कि मैं मुस्कुराता रहता हूँ हर हाल में जी। ना कुछ बहुत ज़्यादा पाने की खुशी हो जाती है, ना कुछ छूट जाने का गम होता है। तो एक सन्यासी सा मस्तिष्क बन जाता है आपका जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप समझ जाते हो कि जीवन में जो कुछ है आप मेहनत कीजिए, पाइए, लेके आप कुछ नहीं जाने वाले हैं, लेके कुछ नहीं जाने। तो यहाँ प्यार बांटिए लोगों में। और मुझे सबसे ज़्यादा अपनी उपलब्धि ये लगती है किसी भी अभिनेता की कि अपरिचित चेहरे भी देख के मुस्कुराने लगते हैं। तो अगर मेरे देखने से या मेरे मिलने से किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है तो मैं उससे सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। क्या बात! सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि मुझे देख के आपने मुस्कुरा दिया,
बहुत बस जीवन सफल हो गया हमारा। बहुत खूबसूरत। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, एक तो ये कि जैसे अभिनय के क्षेत्र में जाने के लिए कई बार जो यंग जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो इनका ये होता है कि हमने 12th कर ली और अब हमको एक्टिंग करनी है। तो एक तो ये बात कि साहित्य पढ़ना कितना ज़रूरी है, किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है और एजुकेशन कितनी ज़रूरी है अगर आप एक्टिंग ही सीखना चाहते हो। इसके लिए भी एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और ट्रेनिंग के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो एजुकेशन कितनी ज़रूरत है और जो खुशबू होती है किताबें पन्ने पलटने की, क्या बात है वो, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है। मैं ऑनलाइन पढ़ नहीं पाता उतना, मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक मैं किताबों को फील ना करूं, महसूस ना करूं, पृष्ठ ना पलटूं, तब तक मुझे लगता नहीं मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। गुलजार साहब नहीं कहते हैं किताबें झांकती हैं बंद अलमारी जी, से। जी, जी, क्या जी। कहेंगे आप, कितना जरूरी है? बिल्कुल मैं कहता हूँ पुस्तकें आज भी मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं और अकेले समय में पुस्तकें मेरी बहुत अच्छी मित्र होती हैं। मैं पढ़ता हूँ और मैं लोगों को कहूँगा कि जो आपके कोर्स में है वो तो आप पढ़ ही रहे हैं, उसके अतिरिक्त आप क्या साहित्य पढ़ रहे हैं, वो बहुत हेल्पफुल होता है। बिल्कुल। जैसे मैंने बहुत पहले जयशंकर प्रसाद को पढ़ा था जी। और जब मुझे गुंडा करने को मिला जयशंकर प्रसाद का, बिल्कुल, तो मुझे बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ा क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था। तो अगर आपने साहित्य पढ़ा हो तो साहित्य में बहुत सारे किरदार मिलते हैं आपको, बहुत सारे चरित्र मिलते हैं जिनको आप पढ़ते वक्त इमेजिन करते हैं और उनसे मिलता जुलता कोई किरदार अगर आपको मिल गया तो आप पे को मतलब सोने का पे सुहागा हो जाता है। तो और स्क्रिप्ट एक होती है, तो अगर आपने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं तो आप कहीं कहीं से रेफरेंस ले सकते हो और उस तरह से अपने किरदार को बुन सकते हो। बिल्कुल। तो एक नई चीज बन के आती है, नई चीज निकल के आती है, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आपके पास शब्दों का भंडार आ जाता है। अगर आप भूल भी जाएं तो भी आप इम्प्रोवाइजेशन जो होती है वो आपके पास। हम लोग इम्प्रोवाइजेशन से बचे हैं बहुत बार। रंगमंच पे मैं स्वीकारता हूँ, रंगमंच पे बहुत बार मैं इम्प्रोवाइजेशन से बचा हूँ। जी। बल्कि मुझे याद है कि एक बार मैं बहुत लंबा संवाद था, संजय खान के सामने मैं बोल रहा था और वो कुछ उसका शब्द कुछ भूल गया मुझे, तो मैंने उससे भी खूबसूरत शब्द मेरे दिमाग में आ गया। वो बोलता हुआ मैं निकल रहा था, एक असिस्टेंट दौड़ के आया, उसने कट कट करके रोका। संजय खान उस पर नाराज हो गए थे। संजय खान ने कहा तुमने रोका क्यों, डायरेक्टर मैं हूँ। नहीं सर वो गलत शब्द बोला वो उससे भी अच्छा शब्द बोल रहा है और मुझे बड़ी खुशी वो ऐसा बोल रहा है। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे फिर ये वो कर दिया कि भाई ये शैलेंद्र को कोई नहीं रोकेगा, वो अपना संभाल ले जाता है, क्योंकि शब्दों का भंडार और किताबें पढ़ने से का ये फायदा। सेम हैपेंड विद बीपी सिंह साहब, जिनके साथ मैंने करीबन 22-23 साल मैंने सीआईडी में काम किया जी। तो बीपी सिंह साहब को ने मुझे छूट दे रखी थी कि ये कुछ भी बोले, इनको कुछ मत रोकना, क्योंकि वो उससे रिलेटेड बहुत अच्छा कुछ बोल जाएंगे जी। तो वो सामर्थ्य मुझ में पुस्तकों को पढ़ के ही आई, साहित्य को समझ के ही आई, भाषा पे अधिकार हुआ तभी आई। हिंदी पे, संस्कृत पे, उर्दू पे जब अधिकार हुआ तब जाके मैं उस तरह से बोल पाया। वाकई बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। और अब एक बहुत ही खुशी की बात है कि आपको डॉक्टरेट की जो डिग्री है वो हासिल हुई है। जी जी तो जी। क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैं मानता हूँ कि ये मैं नहीं जानता मैं इस योग्य हूँ या नहीं, बट सॉर्बोन यूनिवर्सिटी जो है फ्रांस की, उन लोगों का फ़ोन आया मुझे कि वो मुझे सम्मानित करना चाहते हैं डॉक्टरेट की उपाधि से, पीएचडी से। तो मेरे लिए आश्चर्य था, बहुत बड़ा सरप्राइज था जी। क्योंकि मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। मैं सिंपल ग्रेजुएट हूँ, इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएट हूँ मैं, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरे नाम के आगे भी डॉक्टर लगेगा। तो उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा नहीं हमने आपकी अभिनय यात्रा सिग्मा से हम देख रहे हैं जी। और हमने सारा कुछ रिसर्च किया है, आपकी कविताओं का हमने फ्रेंच में ट्रांसलेशन किया है, तो हमने सारा कुछ देखा है। उसके बाद हम आपको रंगमंच, टीवी, फिल्मों में अभिनय के लिए और आकाशवाणी, और हाँ आकाशवाणी के लिए और पोएट्री के लिए आपको हम डॉक्टरेट दे रहे हैं। तो मुझे अभिनय और पोएट्री दोनों के लिए डॉक्टरेट मिल रही है। वाह, ये बहुत ही मुबारक की बात है। तो कंफर्मेशन लेटर उनका मुझे पहले ही आ गया है। तो चलते चलते चाहूंगी कि एक कविता और हम आपसे सुने। बिल्कुल, ये थोड़ा मैं श्रृंगार रस की कविता है और मैं इसको लिखने की प्रेरणा मुझे मिली थी गोपाल दास नीरज साहब से, मेरे पिताजी के मित्र थे जी। और इन लोगों के साथ मैं रात भर कवि सम्मेलन में बैठता था, क्योंकि मेरे पिता डॉक्टर लल्लन बीए हृदय रोगी थे जी। तो मुझे दवाई लेके बैठना पड़ता था मंच पे। बचपन में समझ में नहीं आती थी कविताएं जी, बाद में समझ में आने लगी जी। बिल्कुल। तो गोपाल दास नीरज कहा करते थे कि बेटा उर्दू में जो लिखी जाती है वो गजल होती है और जब हिंदी में लिखते हैं तो उसको गीतिका बोलते हैं जी। तो कभी तुम गीतिका लिखने की कोशिश करना। क्या बात। तो ये मैं नीरज जी को प्रेरणा मानते हुए ये सुनाने की धृष्टता कर रहा हूँ।
और इसका शीर्षक है तेरा सामीप्य। क्या बात। सारे हिंदी के शब्द हैं। तेरा सामीप्य पाना चाहता हूँ, तेरा सामीप्य पाना चाहता हूँ, हृदय से भी निकटता चाहता हूँ। क्या बात। रहें हम एक दूजे बिन अधूरे, रहें हम एक दूजे बिन अधूरे, प्रणय में ये विवशता चाहता हूँ। क्या बात, बहुत खूबसूरत। जटाओं सा मेरा उलझा है जीवन, वाह। मैं तेरे संग सुलझना चाहता हूँ। आह। पीढ़ियां ना करें विस्मृत युगों तक, मैं ऐसी गाथा बनना चाहता हूँ। क्या बात। प्रेम चर्चा में सदा नाम हमारा आए, अमरता प्रेम की ऐसी पाना चाहता हूँ। कष्ट जिससे हृदय मेरा व्यथित है, व्यथा अपनी सुनाना चाहता हूँ। मिले एकांत के क्षण तुम हो मैं हूँ, मैं तुम संग ऐसी निजता चाहता हूँ। शरद की ज्योत्सना में तेरे संग मैं रात्रि प्रतिक्षण बिताना चाहता हूँ। अधर अमृत से आपूरित हो जीवन, मैं अमृत पान करना चाहता हूँ। ज्वार भाटा प्रबल दैहिक क्रिया का तुम्ही संग ज्ञान पाना चाहता हूँ। प्रेम मदिरा से मदिर प्रतिक्षण हो, प्रेम मदिरा से मदिर प्रतिक्षण हो, रहे मादक वो यात्रा चाहता हूँ। पाप जो भी किए कर लूं प्रायश्चित, आत्मग्लानि से बचना चाहता हूँ। क्या बात, वाह। श्वास आलिंगन में तेरे पूर्ण होए, मृत्यु क्षण में भी मधुरता चाहता हूँ। श्वास आलिंगन में तेरे पूर्ण होए, मृत्यु क्षण में मधुरता चाहता हूँ। मैं भस्मीभूत हो जाने से पहले, मैं भस्मीभूत हो जाने से पहले प्रेम को जान लेना चाहता वाह, हूँ। बहुत खूबसूरत। प्रेम को जान लेना चाहता हूँ, वाकई अथाह समुंदर है प्रेम तो। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी खूबसूरत आपने हमसे बातें कही। और चलते चलते मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, अभी न पर्दा गिराओ ठहरो कि दास्तां आगे और भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार, आपने मुझे ये अवसर दिया।